हाय गाइस। दोस्तों कैसे हो आप लोग। और हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह किसने दिया था और इसका क्या कथन है जो कि ऊर्जा के लिए है, और ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा रूपांतरण में कौन कौन से यंत्र या कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ये सब। और कुछ ऐसे मैं आपको क्रियाएं बताऊंगा जिनमें ऊर्जा कितनी नष्ट होती है, और कुछ ऐसे खाने के स्रोत बताऊंगा जिसमें आपको पता पड़ेगा कि किस खाने से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह जूलियस मेयर ने दिया था, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था यह सिद्धांत। और इस सिद्धांत का मानना यह है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आपने देखा होगा हम जो कार्य करते हैं उसमें भी ऊर्जा लगती है, और हम कार्य करने के लिए जो हम खाना खाते हैं उसमें भी ऊर्जा होती है। अगर कोई ध्वनि होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, इसमें भी ऊर्जा है। इसमें कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि ऊर्जा है। और अगर ये प्रकाश हो रहा है तो इसमें भी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है। ये सभी ऊर्जाएं होती हैं। ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, तो सभी रूपों के बारे में चर्चा करेंगे और रूपांतरण क्या होता है इन सभी बातों पे भी। तो पहले बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सिद्धांत दोस्तों ये सिद्धांत दिया था हमारे रॉबर्ट मेयर ने। किसने दिया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। हालांकि ये आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल ज्यादातर पूछे जाते हैं इससे ऊर्जा का रूपांतरण। और मैं आपको इस जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है इसका क्या कथन है, क्या इसका मानना है, या कह सकते हो यह क्या सिद्ध करता है, ये बात बताते हैं। तो इसका मानना यह है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है या बदला जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बदला जाता है या जा सकता है, बात की है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है और उसके क्या मात्रक उसे, और कौन सी पद्धति में इसका कौन सा मात्रक होता है। तो बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक मैं आपको दो पद्धति में बताऊंगा। एक होती है हमारी CGS पद्धति और एक होती है हमारी SI पद्धति। तो SI पद्धति आप सभी को पता है ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग। और जो SI पद्धति है उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा जूल। अच्छा, तो अब बात करते हैं जो ऊर्जा का मात्रक है, अर्ग भी है जूल भी है, इनमें क्या अंतर होता है। तो एक जूल बराबर होता है हमारा 10⁻⁷ अर्ग। यानी आप कह सकते हो जो अर्ग होती है वो जूल से छोटी इकाई होती है।
और ये CGS पद्धति का मात्रक होती है। और बात करें SI पद्धति की, तो SI पद्धति का मात्रक होता है हमारा जूल। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरण की। ऊर्जा रूपांतरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किस तरीके से बदला जाता है? जैसे कि विद्युत बल्ब होता है, तो विद्युत बल्ब होता है, उसमें हम क्या देते हैं? विद्युत धारा। कौन सी ऊर्जा देते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो वो हमें बदले में कौन सी ऊर्जा देती है? ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा। इसी तरह मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो वो हमें बदले में कौन सी ऊर्जा देती है? प्रकाश ऊर्जा देती है। इसी तरह और जैसे सौर सेल होता है, तो सौर सेल में क्या होता है? जो कि सूर्य से चार्ज होता है, वह प्रकाश ऊर्जा लेता है और हमें कौन सी ऊर्जा देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कुछ उपकरण और कुछ ऐसे वस्तु होती है जिन पर चर्चा कर लेते हैं। एक होता है हमारा विद्युत बल्ब, तो ये हम आपको बता देते हैं ये किसका रूपांतरण करता है। एक होता हमारा विद्युत बल्ब। तो देखिए, यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करता है हमारे ऊष्मा ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश, दोस्तों आप सभी के घर पे विद्युत बल्ब प्रत्येक के घर पे मिल जाएगा, तो आपको पता होगा ये कौन सी ऊर्जा लेता है और कौन सी ऊर्जा देता है। तो अब बात करते हैं मोमबत्ती की। दोस्तों मोमबत्ती होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में। इसी तरह अब बात करते हैं सौर सेल की। तो यह किस ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को यह बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, तो हमने आपको कुछ यंत्र बता दिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं विद्युत मोटर होती है और एक होती है हमारी डायनेमो, जो कि आपको पूछ ली जाती है। और विद्युत मोटर आपने देखी होगी, विद्युत मोटर देखो काफी हमारे घरेलू कार्य में यूज किया दिया। आपने देखा होगा, एक तो होती है हमारी जो समरसेबल होती है, उसमें विद्युत मोटर होती है, और चक्की होती है, उसमें भी होती है विद्युत मोटर। और भी काफी सारे हमारे ऐसे घरेलू उपकरण होते हैं जिनमें विद्युत मोटर होती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। अच्छा, एक होती है दोस्तों हमारी डायनेमो। ये इसके विपरीत कार्य करती है। किस तरह विपरीत? देखो, विद्युत मोटर होती है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और जो हमारी डायनेमो होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अच्छा, तो अब मैंने आपको 1 2 समथिंग 5 लिखा दिए। कुछ और हैं जैसे उपकरण जो कि मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं। जैसे कि अब बात करते हैं हम लाउड स्पीकर की। तो लाउड स्पीकर हमारा क्या करता है? यह करता है विद्युत ऊर्जा को, थोड़ा शॉर्ट में लिखा देता हूं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। ऊर्जा आप लगा सकते हो, हालांकि मैंने आपको मतलब बता दिया, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है।
एक होता है हमारा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। तो गैस ये क्या करता है, तो ये करता है हमारी इसके विपरीत कार्य करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा एक और बता देता हूं आपको, आपने देखा होगा सितार जो कि हम बजाते हैं, और एक होता हमारा वाद्य यंत्र, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ये भी लिखा देता हूं, सितार और एक होता हमारा वाद्य यंत्र। तो ये क्या करता है, देखिए यह क्या करता है, हमारा सितार होता है जो वाद्य यंत्र होता है, यह हमारी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। जैसा कि आपको मैंने लिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं। तो कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में। तो गाइस आपने देखा भी होगा सितार और जो हमारा वाद्य यंत्र होता है जो कि हम हाथ से बजाते हैं, और वो हमें एक म्यूजिक में हम जिसका प्रयोग करते हैं। तो गाइस आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हम बता सकते हैं कितनी ऊर्जा व्यय होती है, उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है आपको, और उनकी ऊर्जा पूछ ली जाती है। तो पहले मैं इसे साफ कर देता हूं। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हमारी कितनी ऊर्जा व्यय होती है, और कुछ ऐसे खाने के स्रोत होते हैं जिनका अक्सर करके क्रम पूछ लिया जाता है कि किस में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें और किस में कम प्राप्त होती है, इसी तरह। तो पहले हम आपको बताएंगे ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत होते हैं उनसे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम दूध की। 1 kg दूध, या कह सकते हो 1 लीटर दूध। फिर उसके बाद 1 kg गेहूं। फिर उसके बाद बात करते हैं आलू की, फिर चावल की। और आपसे ज्यादातर पूछा जाता है, हालांकि इनकी आपको मात्रा इतनी नहीं पूछी जाती जितने की क्रम पूछा जाता है। 1 kg आलू। तो अब बात करते हैं 1 kg चावल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की, कि हमें दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दूध से हमें प्राप्त होती है 3 × 10⁶ जूल। जैसा कि आपको पता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा जूल होता है। तो हम ऊर्जा को भी किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं से प्राप्त होती है 3.2 × 10⁶ जूल। इसी तरह बात करते हैं आलू की। तो देखिए आलू से हमें प्राप्त होती है 3.7 × 10⁶ जूल। 1 kg आलू से हमें इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बात करते हैं चावल की। 5.2 × 10⁻6 जूल। तो गैस इतनी ऊर्जा हमें चावल से प्राप्त होती है। देखो आपसे पूछा जाएगा, या तो इनकी मात्रा पूछी जाए किसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, या फिर पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या होता है। ये 4 दे दिए जाएंगे आपको, और इनका एक क्रम होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जैसे कि सर्वाधिक चावल में, फिर उससे कम आलू में, फिर उससे कम गेहूं में, फिर उससे कम दूध में। तो आपने देखा होगा जो लोग चावल खाते हैं उनमें ज्यादा शक्ति पाई जाती है, उनमें जो कार्य करने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। ये आपने कहीं ना कहीं गौर करके देखा भी होगा और जाना भी होगा। तो गाइस अब बात करते हैं किस कार्य में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा व्यय देखिए, तो पहले बात करते हैं हम सोने की।
फिर बात करते हैं टहलने की, फिर दौड़ने में, और लास्ट में तैरने में। अच्छा, तो देखिए सोने में हमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है, 3 इंटू 2 10⁻³ जूल। इतनी ऊर्जा हमारी सोने में व्यय होती है। तो बात करते हैं टहलने की, तो टहलने में 10.9 इंटू 10⁻³ इतनी जूल इसमें ऊर्जा व्यय होती है। अब बात करते हैं दौड़ने में, तो दौड़ने में होती है हमारी 22.7 इंटू 10⁻³ जूल। दोस्तों ऐसा नहीं है अगर आपको 22.8 कह दे या 22.7 कह दे या 22.6 कह दे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो जितने राइटरों की आप बुक पढ़ोगे इसमें थोड़ा सा तो अंतर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर आपको सभी राइटर एकदम फिक्स एग्जैक्ट मान रख देंगे आपको, तो भाई उनकी बुक कैसे चलेंगी। तो इसलिए सभी राइटर सभी अपनी अपनी रिसर्च करने के बाद ये बुक बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंतर सभी करते हैं। अब बात करते हैं तैरने की, तो इसमें हमारी ऊर्जा व्यय होती है 25.6 इंटू 10⁻³ जूल। इसमें भी ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि किस में सर्वाधिक ऊर्जा व्यय होती है हमारी और किस में सबसे कम। तो आपको पता होगा सबसे कम ऊर्जा किस में व्यय होती है, सोने में। देखो ऊर्जा व्यय क्यों होती है, आपने देखा होगा, आप एक अंदाजा लगा सकते हो। कभी होता है आप हल्का खाना खा के सो जाते हो, जैसे दलिया खा के सो जाओ, तो क्या होता है आपको रात में भूख लगती है। क्यों? क्योंकि भाई सोने में भी हमारी ऊर्जा व्यय होती है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार सोने में तो ऐसे ही सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है उससे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कितनी ऊर्जा व्यय होती है और कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के भी हमने आपको काफी यंत्र करा दिए हैं जितने की पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस चलते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आपको कोई भी करंट अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। चलते हैं, धन्यवाद।